दोस्तों, आपने देखा होगा कि दुनिया भर में ट्रेनें ज्यादातर जमीन पर ही दौड़ती हैं और जदीद मुल्कों में बाज़ औक़ात ये ट्रेनें ऊंचे ऊंचे पुलों पर भी चलती हैं। लेकिन बर्किना फासो में एक ऐसा मंसूबा सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ ट्रेन को ना जमीन पर दौड़ाया जाएगा, ना ही सिर्फ पुलों पर चलाया जाएगा, बल्कि ये ट्रेन समंदर की सतह पर तैरेगी। जी हाँ, एक तैरती हुई ट्रेन जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। ये मंसूबा सबर इब्राहिम तरावरे ने इस सोच के साथ शुरू किया है कि अफ्रीका अब दूसरों के रहमो करम पर नहीं बल्कि अपने वसाइल और अपनी हिम्मत के सहारे तरक्की करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई पानी पर ट्रेन चलाना मुमकिन है? क्या ये ख्वाब हकीकत का रूप धार सकेगा या महज एक नारा ही रह जाएगा? और अगर ये कामयाब हो गया तो अफ्रीका की पहचान दुनिया की नजरों में किस तरह बदल जाएगी? यही सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल बर्किना फासो में जो पुरानी ट्रेनों के डब्बे हैं वो अब ज्यादा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। इन्हीं को दोबारा मुरम्मत करके एक नई शक्ल दी जा रही है और इन्हें कश्तियों पर इस तरह नस्ब किया जा रहा है कि नीचे मजबूत बोट हो और ऊपर ट्रेन का डब्बा। ये वो मंजर है जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। इस मंसूबे के आगाज में सबसे पहला कदम ये था कि एक खुसूसी इंजीनियर्स की टीम बुलाई गई। इनमें मैकेनिकल इंजीनियर्स, मैरीन इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल माहिरीन, डिजाइनर्स और मकामी कारीगर शामिल थे। ये टीम कई हफ्ते तक बैठकर यही सोचती रही कि पुराने डब्बों को किस तरह एक नई जिंदगी दी जा सकती है ताकि वो न सिर्फ पानी पर खड़े रहें बल्कि मुसाफिरों को महफूज और आरामदेह सफर भी फराहम करें। सबसे पहले उन्होंने एक छोटा मॉडल तैयार किया। लकड़ी और धात से एक छोटी बोट बनाई गई, इसके ऊपर एक मिनी डब्बा नस्ब किया गया और फिर पानी पर इसके बैलेंस को टेस्ट किया गया। शुरू में कई बार ये मॉडल डोल गया, बाज़ औक़ात पानी में झुक गया, लेकिन इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करके वो ज़ाविया निकाला जिस पर डब्बा बिल्कुल सीधा और महफूज रह सके। फिर बात आई इंजन की, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक तैरता हुआ डब्बा रह जाता तो ये कश्ती कहलाता। लेकिन इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इसमें एक ताकतवर इंजन लगाया जाए जो न सिर्फ बोट को चलाए बल्कि इतनी रफ्तार भी दे के ये एक ट्रेन का एहसास दिलाए। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ अक़साम के इंजन पर गौर किया गया। डीजल इंजन सस्ता और आम था, लेकिन वो माहौल को ज्यादा नुकसान पहुंचाता। इसके साथ साथ हाइब्रिड इंजन पर भी सोचा गया जो डीजल और बिजली दोनों पर चल सके। और कुछ मॉडल्स में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल का भी मंसूबा बनाया गया ताकि कम से कम बिजली की जरूरियात सूरज की रोशनी से पूरी की जा सके। तय ये पाया कि पहले मरले में डीजल हाइब्रिड इंजन लगाए जाएंगे ताकि ताकत भी रहे और माहौल को भी कम नुकसान हो। ये इंजन नीचे बोट के हिस्से में नस्ब किया गया, जबकि ऊपर डब्बे को जदीद सहूलतों से आरास्ता किया गया। अब बात करते हैं सीटों की। पुरानी जंग आलूद और सख्त सीटों को बाहर निकाला गया। इनकी जगह आरामदेह कुशन वाली सीटें लगाई गईं। हर डब्बे में कम से कम 60 मुसाफिरों की गुंजाइश रखी गई। बड़े डब्बों में 100 से ज़ायद सीटें लगाई गईं। सीटों के दरमियान मुनासिब फासला रखा गया ताकि मुसाफिर सुकून से बैठ सकें। कुछ डब्बों को वीआईपी डब्बे की शक्ल दी गई जहां ज्यादा आरामदेह नशिस्तें, एसी और बेहतर रोशनी का इंतजाम किया गया। लाइट्स के लिए एलईडी सिस्टम इस्तेमाल किया गया। बिजली के लिए छोटे सोलर पैनल छत पर नस्ब किए गए ताकि रोशनी और पंखे हर वक्त चलते रहें। हिफाजती निज़ाम के तहत हर डब्बे में अलार्म लगाए गए, लाइफ जैकेट्स रखी गईं, हंगामी इखराज के रास्ते बनाए गए और फर्स्ट एड किट्स भी फराहम की गईं ताकि हादसे की सूरत में फौरी मदद दी जा सके। बच्चों के लिए छोटा प्ले एरिया भी बनाया गया ताकि खानदान के साथ सफर करने वालों को सहूलत हो। ये सब काम करना आसान नहीं था। इंजीनियर्स को कई बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी डब्बे का वजन ज्यादा हो जाता, कभी कश्ती डोलने लगती, कभी इंजन की पोजीशन दुरुस्त नहीं बैठती, लेकिन दिन रात की मेहनत और लगन ने इन सब मसाइल को हल किया। आखिरकार एक मुकम्मल प्रोटोटाइप तैयार हुआ, उसे पानी पर चलाया गया और जब पहली बार ये तैरता हुआ डब्बा दरिया के बीचों बीच सीधा और पुरएतमाद अंदाज में खड़ा रहा तो वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों में खुशी के आंसू थे। लोग तालियां बजा रहे थे। कुछ बूढ़े किसान दुआ कर रहे थे कि ये मंसूबा कामयाब हो ताकि उनकी जिंदगियां आसान हो जाएं। अब जरा सोचिए इस मंसूबे के अवामी फायदे कितने बड़े हैं। पहले किसान अपनी फसलें शहरों तक पहुंचाने के लिए मीलों पैदल चलते या जानवरों के जरिए सफर करते। रास्ते खराब होने की वजह से अक्सर अजनास खराब हो जाती, मगर अब वो इसी तैरती ट्रेन पर सवार होकर आराम से अपनी अजनास ले जा सकेंगे। मजदूर जो रोजी कमाने के लिए घंटों का सफर करते थे वो अब कम वक्त में मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तलबा जो पढ़ाई के लिए दूर दराज शहरों में जाना चाहते थे उनके लिए भी ये ट्रेन एक आसान, महफूज और सस्ती सवारी है। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग नशिस्तों का इंतजाम किया गया है ताकि वो पुरसुकून माहौल में सफर कर सकें। मुआशी एतबार से देखा जाए तो ये मंसूबा हजारों यंग लोगों के लिए रोजगार लेकर आया है। पुराने डब्बों को काटने, पेंट करने, वेल्डिंग करने, सीटें लगाने, इंजन फिट करने और बोट्स बनाने में मकामी मजदूर शामिल हैं। छोटे कारखाने और वर्कशॉप जो पहले बंद पड़े थे वो दोबारा चल पड़े हैं। लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक और दीगर अशिया की मांग बढ़ गई है। यूं ये मंसूबा एक छोटा सा इंडस्ट्रियल इनकलाब बन गया है। दुनिया का रद्द-ए-अमल भी दिलचस्प है। मगरबी ताकतें और आलमी इदारे पहले हंसे। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा ये ट्रेन चंद दिन में नाकाम हो जाएगी। मगर जब पहली बार ये तैरती ट्रेन कामयाबी के साथ पानी पर चली तो वही लोग हैरान रह गए। कुछ ने कहा कि ये अफ्रीका के लिए एक नया आगाज है। कुछ ने एतराफ़ किया कि बर्किना फासो ने अपनी जहानत से वो कर दिखाया है जो बड़े मुल्क नहीं कर सके। ये मंसूबा सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं बल्कि आज़ादी और खुद मुख्तारी का ऐलान भी है। सदियों तक अफ्रीका को बताया गया कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसे दूसरों की मदद चाहिए, मगर आज ये तैरती ट्रेन दुनिया को बता रही है कि अफ्रीका अब अपने ख्वाब खुद पूरे करेगा। ये मंसूबा इत्तेहाद की भी अलामत है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये ट्रेन न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पड़ोसी मुल्कों को भी जोड़ेगी। दरियाओं और झीलों को अबूर करते हुए ये एक नए अफ्रीका की पहचान बनेगी। एक ऐसा अफ्रीका जो सरहदों से आज़ाद, वसाइल में खुद कफील और अपने फैसलों में खुद मुख्तार होगा। दोस्तों, इसके अलावा बर्किना फासो में एक और मंसूबा ये बनाया जा रहा है कि इन्हीं पुराने ट्रेन डब्बों को जमीन पर खड़े करके छोटे छोटे मार्केट हॉल्स और कम्युनिटी सेंटर्स बनाया जाए। यानी वो डब्बे जो कभी रेलवे ट्रैक पर दौड़ते थे अब शहरों और देहात के किनारे जाकर लोगों की रोजमर्रा जरूरियात पूरी करेंगे। इंजीनियर्स ने इन डब्बों को साफ करके इनके अंदर स्टॉल्स और दुकानें बनाने का प्लान तैयार किया है। हर डब्बे में छोटे स्टॉल होंगे जहां सब्जी फरोश, दर्जी, मोची और छोटे कारोबारी अपना सामान बेच सकेंगे। इन डब्बों को अंदर से मुकम्मल तौर पर रीडिजाइन किया जा रहा है। पुरानी सीटें निकालकर इनकी जगह मजबूत लकड़ी और लोहे के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। दीवारों पर शेल्फ बनाए जाएंगे ताकि लोग सामान रख सकें।
कुछ डब्बों को रेफ्रिजरेटर वाले हिस्से में बदला जाएगा ताकि गोश्त, दूध और फल वगैरह महफूज रहें। छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि रोशनी और पंखे हर वक्त चलते रहें। हिफाजती निज़ाम के तहत हर डब्बे में अलार्म लगाए गए, लाइफ जैकेट्स रखी गई, हंगामी अखराज के रास्ते बनाए गए और फर्स्ट एड किट्स भी फराहम की गई ताकि हादसे की सूरत में फौरी मदद दी जा सके। बच्चों के लिए छोटा प्ले एरिया भी बनाया गया ताकि खानदान के साथ सफर करने वालों को सहूलत हो। ये सब काम करना आसान नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि बर्किना फासो किस तरह पुराने और नाकारा ट्रेन डब्बों को नई जिंदगी दे रहा है। कभी ये डब्बे पानी पर तैरती हुई ट्रेनों में बदल रहे हैं, कभी स्कूल और अस्पताल बन रहे हैं और कभी यही डब्बे गांव-गांव जाकर मार्केटों का रूप धार रहे हैं। ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि एक सोच है कि अगर नियत और मेहनत हो तो कचरे को भी खजाने में बदला जा सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप समझते हैं कि ये मॉडल दूसरे गरीब मुल्कों के लिए भी अपनाया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने वक्त की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था और इसके 3 बेटे थे और इसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट के इसका एक एक पाँव ले ले, लेकिन मुश्किल ये थी कि बाकी जिस्म को किस तरह आपस में तकसीम किया जाए, क्योंकि वो तीनों बेवकूफ़ थे। तो इतने में एक शख्स का वहाँ से गुजरना हुआ। उसने उनसे आकर पूछा कि भाइयों, आप में किस बात का इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं इस बात का कोई हल निकाल सकूं। उन भाइयों में से एक बोला, इस घोड़े को हम आपस में किस तरह बांटें? तो इस शख्स ने कहा कि इस घोड़े को बेचकर पैसे आपस में तकसीम कर लो। तो तीनों भाई आपस में राज़ी हो गए और इस घोड़े को बेचने के लिए निकल पड़े। सफ़र में रात हो गई और तीनों भाई सफ़र के मारे थके थे और लेटते ही इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में थे तो रात के पहर एक चोर आ गया। उसने देखा कि तीनों आदमी बड़े बेखबर सो रहे हैं, तो वो घोड़े की जानिब बढ़ा और घोड़े को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आँख खुली। उसने देखा कि घोड़ा गायब है, तो जल्दी से उसने दूसरे भाई को आवाज़ देकर उठाया। भाई उठा। उसने कहा, सो जाओ, हो सकता है साबिर ले गया हो, सुबह उससे ले लेंगे। और सुबह होते ही तीनों भाई उठकर रवाना हो गए। रास्ते में इन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे, तो इन तीनों भाइयों में एक ने कहा, ये तो ऊँट के पाँव के निशान है, और दूसरे ने कहा, ये नर ऊँट के पाँव के निशान है, और तीसरे ने कहा, ये तो एक आँख से अंधा भी है। और फिर वो आगे बढ़ गए और कुछ ही देर का सफ़र किया होगा कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा कि आप लोगों ने यहाँ ऊँट तो नहीं देखा? एक ने कहा, नर ऊँट। दूसरे ने कहा, एक आँख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, वो मुहार तोड़कर भागा होगा। उस शख्स ने कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ऊँट आप लोगों ने कहाँ देखा है? उस पर तीनों भाइयों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने नहीं देखा, तुम आगे जाकर देखो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास इस कदर मालूमात है और फिर भी तुम लोग इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊँट के चोर हो। चलो बादशाह के पास चलो, वही इस बात का फैसला करेंगे। वो सब मिलकर बादशाह की दरबार की तरफ चल पड़े। रास्ते में इन्होंने एक इंसान के पैर के निशान देखे। तीनों भाइयों में से एक ने कहा, लगता है ये किसी औरत के पाँव के निशान है। दूसरे ने कहा, लगता है घर से नाराज़ होकर निकली है। तीसरे ने कहा, लगता है रात के वक्त घर से भागी होगी। यूं ही बातें करते करते एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में आप लोगों को कोई औरत तो नज़र नहीं आई? जिस पर तीनों भाइयों ने अपने लगाए हुए अंदाज़ों का तज़किरा किया, जिस पर वो आदमी हाँ हाँ कहता रहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। जिसके बाद तीनों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने तो नहीं देखा उसे। जिस पर आदमी ने कहा, कैसे मान लूँ कि तुम लोग नहीं जानते, जबकि जो मालूमात तुम तीनों ने कुछ देर पहले दी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। फिर तुम लोग कैसे नहीं जानते? इसका मतलब वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। जिसके जवाब में इन सब ने कहा, अगर तुम्हें हम पर शक है तो चलो तुम भी हमारे साथ बादशाह के दरबार चलो। चुनाचा वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। वहां पर रुककर इन्होंने एक दुकानदार से पूछा कि साबिर का घर कहाँ है। तो इतने में एक शख्स वहां पर आ गया। उसने कहा, मैं हूँ साबिर, कहो क्या बात है? इन्होंने कहा, कल तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो वापस कर दो। इसने कहा, तुम पागल हो, अहमक हो,
भला मैंने कैसे तुम्हारा घोड़ा ले लिया? इन्होंने मिलकर कहा, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार जा पहुँचे। बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या माजरा है? इन्होंने कहा, हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। फिर सब ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई। ऊँट के मालिक ने कहा, इन्होंने मेरे ऊँट के मुतल्लिक तमाम बातें दुरुस्त बताई, पर मेरे ऊँट के बारे में नहीं बताया, जिससे वाज़ेह होता है कि मेरा ऊँट इनके पास है, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी जो रात को घर से निकली, इन्होंने उसके बारे में भी तमाम मालूमात सही फरमाई, पर मेरी बीवी का पता ना बताया और कहते हैं कि हमने देखा तक नहीं। मेरी बीवी को